नमस्कार दोस्तों, पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक में आपका स्वागत है। आज मैं अरुण जैमिनी जी से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध राइटर हैं, कवि हैं और सैटायरिस्ट हैं, व्यंग्यकार हैं। और इनके बारे में मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में दे दूं। जो है ये इनका जन्म 1959 अप्रैल में हरियाणा में हुआ है। और इनके फादर भी जो है एक बहुत बड़े कवि हैं, जैमिनी हरियाणवी के नाम से। उनके भी यूट्यूब पे वीडियोज़ उपलब्ध हैं और उनका व्यंग्य भी बड़ा सटीक होता था। और अरुण जैमिनी जी ने हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है। फ़िलहाल इतना ही है, इनके जो एक बुक लिखी है। और इसके अलावा इनको जो अवार्ड मिले हैं, काका हाथरसी अवार्ड मिल चुका है हिंदी अकादमी से, और हरियाणा गौरव सम्मान हरियाणा सरकार से 2014 में इनको मिल चुका है। इन्होंने कई टीवी शोज़ होस्ट किए हैं, जिनमें कि दूरदर्शन का धरती का आंचल, जी टीवी, दरअसल, डीडी मेट्रो का ताल बेताल, जी इंडिया ये है पॉलिटिक्स। इसके अलावा वाह वाह क्या बात में ये सब टीवी पे आए हैं और कपिल शर्मा शो में भी आए हैं। तो अरुण जैमिनी जी की सबसे ख़ास बात जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है दर्शकों कि इनका व्यंग्य जो है बड़ा ही सटीक है, मौके के अनुसार है, हालात के अनुसार है कि हालात आजकल क्या चल रहे हैं उसके बारे में ये व्यंग्य करते हैं। और किन किन लोगों से प्रभावित हैं, इनका व्यंग्य किन किन लोगों से प्रभावित है, आज हम ये जानेंगे। और आज हम ये जानेंगे एक अच्छा कवि बनने के लिए किस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या उसमें गुण होने चाहिए। और इनकी कविता में एक बहुत बड़ी बात यह है कि एक फैमिली इकट्ठे बैठ के सुन सकती है, इसमें अश्लीलता नहीं होती है। और इनके बारे में मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं इनकी वीडियोस को बहुत लाइक करता हूँ। मेरी सारी सर्विस हरियाणा में रही है, तो मैं रिलेट कर सकता हूँ हरियाणा के व्यक्ति जैसे ये बताते हैं कि किसी ने कोई प्रश्न पूछा और उसका कैसे हरियाणवी लोग उत्तर देंगे, तो उसके बारे में इनकी जो कविताएँ रहती हैं, जो टू द पॉइंट जो आंसर देने वाली बात रहती है, तो एक बहुत ही अच्छा एक व्यंग्य रहता है इनकी कविताओं में। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे, इनसे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। और जो इनका मोटो है, हंसते रहो स्वस्थ रहो, उसके बारे में हम जानेंगे। आइए बात करते हैं अरुण जैमिनी जी से। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज मेरे गेस्ट हैं अरुण जैमिनी जी, तो मैं अरुण जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। अरुण जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। अरुण जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, आप हरियाणा से बिलॉन्ग करते हैं। आप हरियाणा के मुख्य हास्य कलाकार हैं, व्यंग्य है आपका बहुत ही तगड़ा वाला व्यंग्य है। तो आप अपना इंस्पिरेशन किनको मानते हैं? जैसा कि आपके फादर साहब भी एक बहुत बड़े व्यंग्यकार रहे हैं, तो आप अपने फादर साहब से और किनको आप अपना आदर्श मानते हैं? दरअसल क्या है जी, घर में जो है शुरू से माहौल खराब था। पिताजी कवि तो उनके मित्र भी सारे कवि, तो कवि आते थे तो वो कविता के कीटाणु वहां से आ गए। पिताजी से तो आए, उनके मित्रों से भी आए, क्योंकि वो आते थे, बैठते थे, कविता पे बात होती थी, कविताएं सुनाई जाती थी, तो वो कीटाणु आ गए धीरे धीरे। अरुण जी, आप अपने जन्म के बारे में बताएं। विकिपीडिया पे लिखा हुआ है आपका जन्म 1959 में दिल्ली में हुआ, लेकिन आपसे बातचीत में पता चला आपका जन्म हरियाणा में हुआ है। हाँ, 1959 में गांव बादली है, जिला झज्जर। जी मेरी जन्म स्थान वही है, मेरी नाल वहीं गड़ रही है। जी। तो सबसे पहले तो ये बताएं, आप अपने जो किस्से लेके आते हैं। मैं कल भी एक सुन रहा था, जज वाला किस्सा के गैलेट का, उसको मतलब समझाना। कोई प्रदर्शनी हरियाणा में रोहतक में लगी, वो अपने आप में एक जोक है। आपने बताया कि किस्सा खत्म ही हो गया, फिर उसके बाद पतझड़ आएगी। तो आप ये कहाँ से लेके आते हैं? ये सब जीवन से निकलते हैं जी, संवाद से ही निकलते हैं, ये आपसी बातचीत से ही निकलते हैं। जी और जैसे मैं एक उदाहरण दूं, मेरे को कई बार क्या, कार में बैठे बैठे भी सूझती है बातें। आप जब जी कार चला रहे होते हैं जी तो वो मेरे को सूझी, तो मैंने उसको चुटकुले के रूप में बना दिया कि मैं जी कार लेके जा रहा था, रेड लाइट थी, वो कब हरी हो गई बत्ती मुझे ध्यान नहीं रहा, कुछ सोच रहा हूँ। जी तो एक मोटरसाइकिल आई घूमघाम के मेरे पास, जी मेरे कार का शीशा खटखटाया, मैंने जी शीशा नीचे किया, जी। बोला इससे ज्यादा हरी नहीं होगी वो। तो तो एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। ये कल्पना कल्पना कही आगे, बाकी रेड लाइट पर खड़ा था सिर्फ, जी लेकिन मैंने सोचा अगर ऐसे हो तो क्या स्थिति हो सकती है, क्या डायलॉग बोल सकता है हरियाणा का आदमी आके। जी जी जी। आप तो अपनी ये प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताएं, आपने शिक्षा कहाँ से ली, और आपके शिक्षा फादर मेरी साहब के सारी बारे में बताएं। शिक्षा मेरी सारी दिल्ली में हुई, जी और स्कूल की भी और कॉलेज की भी, जी क्योंकि पिताजी यहाँ टीचर थे जी दिल्ली में, दिल्ली प्रशासन में। जी तो स्कूली शिक्षा मेरी सब यहाँ दिल्ली में हुई, और कॉलेज मेरा हंसराज कॉलेज था, जी जिसमें मैंने बीए और एमए वहीं से किया, जी और 5 साल हंसराज कॉलेज में बिताए। जी तो ये मेरी प्रारंभिक, और इसके बाद डिप्लोमा भी किया जर्नलिज्म में। जी फिर अच्छा हुआ कि पत्रकार बना नहीं, जी क्योंकि आजकल के पत्रकारों को देख के लगता है कि पत्रकार ना बनना ही ठीक था। जी।
आपने मतलब शिक्षा ली है, नहीं तो आप कहते हैं ना हरियाणा के लोग शिक्षा लेते नहीं है। एक बार ज्ञान हाँ ले लिया दोबारा लेना नहीं है। नहीं नहीं, ज्ञान नहीं लेते क्योंकि वो ज्ञान से भरे हुए होते हैं पहले ही। जी जी। अरुण जी, ज्ञान आपने तो कई टीवी चैनल्स प्रोग्राम को भी होस्ट किया है, वो एक्सपीरियंस हाँ कैसा रहा? कौन कौन से आपने प्रोग्राम होस्ट किए हैं? बहुत। एक तो जी टीवी का कोई पहले था दरअसल कार्यक्रम, जी उसके कुछ लगभग 13 एक एपिसोड होस्ट किए मैंने। फिर उनका था यही है पॉलिटिक्स, वो किया। जी एक चैनल, अब वो चैनल का भी नाम भूल गया मैं, वो तो एक था वो हंसगोला कार्यक्रम था, उस पे लगभग 39 एपिसोड होस्ट किए थे मैंने। एक जी फिर दूरदर्शन का था धरती का आंचल, जी उसके भी लगभग 26 एपिसोड मैंने होस्ट किए थे। जी। आप सब टीवी पे भी आप गए हैं? हाँ, और सब टीवी पे तो वाह वाह क्या बात है, वाह जी बहुत जी खूब, वाह जी जी वाह। तो इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, होस्ट नहीं किया, होस्ट बस वहीं तक किया मैंने। जी। और आपका कपिल शर्मा का भी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो बताएं जरा। बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। जी और उन्होंने बकायदा प्रेम के साथ बुलाया, हम गए और बहुत आनंद रहा। जी मैं, प्रदीप चौबे जी और अंजुम रहबर, 3 लोग थे हम उस जी एपिसोड में। जी तो बढ़िया बढ़िया मस्त लोग हैं, बहुत बढ़िया है। दुनिया को जो हंसा रहा है वो बढ़िया काम कर रहा है। जी। अरुण जी, आप टॉपिक जो चुनते हैं कई बार वो पॉलिटिकल सटायर होता है, और जैसा कि माहौल चल रहा है तो आपको कई बार ऐसा नहीं लगता? मैंने आपके जो सटायर सुना है, आपने किसी पार्टी को छोड़ा नहीं है, आप सब पे व्यंग करते हैं, तो आपको कभी लगता नहीं कि भाई कोई घर पे आके कोई शिकायत ना कर दे? आजकल मुश्किल हो गई है जी, सच बात तो ये है। जी पहले हम सुनाते थे तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है ना, जी तो उससे बड़ी दिक्कत आ गई। अच्छा, व्यंग तो सत्ताधारी पार्टी पे किया जाता जी है, मनमोहन सिंह जी पे भी खूब किए हमने, जी राजीव गांधी पे भी किए। लेकिन जब अब करते हैं तो दिक्कत आ जाती है। जी। आप लिखने का जैसे आपका कैसा रहता है, मतलब आप व्यंग लिखते हैं? और जैसे एक तो जैसे जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं तो वो प्रॉपर अपने जोक्स लिखते हैं, तो आप व्यंग लिखते हैं बैठ के, आप इत्मीनान से लिखते हैं, टाइम निकालते हैं लिखने का? और कैसा आपका रहता है, शेड्यूल कैसा रहता है आपका? नहीं, टाइम निकाल के लिखा नहीं जाता है सर। लिखा जी तो कहीं भी, आप कार चलाते हुए, आप कहीं कॉफी हाउस में बैठे हैं, कहीं भी विचार तो कहीं भी सोच सकता है। आप जी पर्टिकुलर सोचो कि आज 1 घंटे में लिखूंगा, तो वो क्लेरिकल काम हो जाता है। जी वो तो जब सूझता है जब ही लिखा जाता है। जी उससे पहले आप सोच नहीं सकते कि मैं आज लिखूंगा ही लिखूंगा, तो वो बलपूर्वक लिखना तो लिखना नहीं हो पाता। जी। एक अगर कोई व्यक्ति जैसे कवि बनने की ख्वाहिश रखता है, उसमें वो गुण भी हैं, तो उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है? अगर वो व्यंग में नहीं आते, कि अगर वो श्रृंगार रस पे लिखते हैं या और लिखते हैं, तो उसमें कितना कुछ स्ट्रगल है इस लाइन में? देखिए जी, स्ट्रगल तो हर लाइन में है। जी इसमें भी है, चाहे आप हास्य व्यंग लिखो, चाहे गीत लिखो, चाहे श्रृंगार, मतलब श्रृंगारिक गीत ही लिखे जाते हैं। जी तो जैसे अब कोई गीत लिखता है तो उसके लिए उसका स्वर का होना बहुत जरूरी है। जी गाने की कला जी जो है उसके पास होनी चाहिए, स्वर का ज्ञान होना चाहिए। जी क्योंकि गीत जो है वो गेय स्थिति में ही सुना जाता है। जी अगर आप कवि सम्मेलन में जाएंगे तो जो गा सकते हैं वही गीतकार सफल हुए हैं। जी नीरज जी सफल थे क्योंकि वो गाते थे, जी है ना। संतोष आनंद जी गाते हैं खुद, जी है। विष्णु सक्सेना है आज के युग में, वो गाते हैं, बढ़िया गाते हैं। तो स्वर का जरूरी है क्या। जी तो वो फिर कोई स्ट्रगल तो थोड़ा चलता ही है जी। एक दरअसल किसी भी कार्यक्रम, किसी भी फील्ड में जाएंगे आपको तो थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। जी और बिना स्ट्रगल के तो सफलता मिलती भी नहीं है। जी तो वो थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। लेकिन ये है कि कोई थोड़ा स्ट्रगल करके एकदम छा जाता है, किसी को समय लगता है। पर आजकल तो सोशल मीडिया है तो आपको स्ट्रगल बहुत ज्यादा नहीं करना है। ओके। क्योंकि सोशल मीडिया से भी, यूट्यूब से भी लोगों आपको सुन के लोग बुला सकते हैं बड़े आराम से। जी तो इसका मैंने ये आप फायदा भी है। जी मैंने आपका यूट्यूब चैनल भी देखा, आप यूट्यूब चैनल भी आप चलाते हैं, ये वीडियोस ये बना। मैंने कोरोना काल में किया जी। सच जी बात है, उससे पहले मुझे बिल्कुल इन बातों पे ध्यान नहीं था। जी लेकिन जब 2 साल बिल्कुल बेरोजगारी के थे, जी तो सोचा कि अब कुछ ऐसा भी किया जाए। दुनिया हमारी वीडियो डाल के कमा रही है तो हम खुद क्यों ना कमाएं उससे। जी जी तो फिर उसके बाद ये शुरू किया, ये कोरोना काल में शुरू किया। उससे पहले के सारे वीडियो जो हैं वो
मेरा नहीं है, वो तो बाद में शुरू किया मैंने। जी। अच्छा, मैं एक ये पूछना चाह रहा था, आपका जो आपके ऊपर किन किन कवियों का प्रभाव रहा है? आपके पिताजी का प्रभाव तो आपकी शैली पे साफ दिखता है, मैंने उनको भी सुना है। और इनके बिल्कुल। अलावा आप किन किन कवियों का अपने ऊपर प्रभाव मानते हैं? देखिए जी, ओम प्रकाश आदित्य जी का बहुत प्रभाव रहा, जी। अशोक चक्रधर जी का बहुत प्रभाव रहा, जी। और कवियों में मनुष्य के रूप में सबसे आदर्श सुरेंद्र शर्मा जी हैं, जी। तो उनका बहुत प्रभाव रहा। जी। तो इन 3 कवियों का प्रभाव मुझ पर बहुत रहा, जी। क्योंकि मनुष्यता सीखने के लिए सुरेंद्र जी का सानिध्य बहुत जरूरी है, जी। और हास्य व्यंग को समझने की शक्ति आदित्य जी जैसी किसी में नहीं थी, जी। और पिताजी का प्रभाव तो रहना ही था। जी। आप पंजाबी कॉमेडी को भी फॉलो करते हैं? हम कभी पंजाबी कभी कॉमेडी। सुन लेता हूँ, कभी कभी जी। सुनता तो हूँ। आपको क्या कंपैरिजन क्या लगता है दोनों में? हाउ डू यू फील कि दोनों कैसे कंपेयर करते हैं? नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है, कोई ऐसी बात नहीं हो सकता, कोई मैंने सारे अच्छे वाले ही सुने जी। जी। हैं। जी। 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 मैंने आपका एक बड़ी कॉमेडी में जो आपका व्यंग में बड़ी शालीनता देखी है, बहुत ही आप जो फुहड़ता जिसको कहते हैं, जो जो बिलो द बेल्ट जो जोक्स होते हैं वो आपके कभी भी नहीं होते हैं, तो आप नहीं, इस चीज का बिल्कुल नहीं। विशेष विशेष ध्यान रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ध्यान रखना जरूरी भी है, जी। क्योंकि कवि सम्मेलन में लोग परिवार के साथ आते हैं। जी। वहां आप बिलो द बेल्ट बात करेंगे तो फिर वो श्रोता आपके रहेंगे नहीं। जी। तो इसलिए बहुत जरूरी है सर, पूरे देश में अगर आपको जाना है जी। और देश के बाहर भी जाना है, तो आपको अश्लीलता से तो बचना ही पड़ेगा। जी। जी। जी, बिल्कुल और वो सही। अश्लीलता से हंसाना बहुत आसान काम है, जी, बिल्कुल ठीक बात है। और उसके बिना हंसाना बहुत मुश्किल काम है, तो मुश्किल काम करो ना, जी। जी। मैं और इसी जो पे आ रहा था। लोगों तक ज्यादा पहुंचेंगे। जी, मैं इसी पे आ रहा था, हँसाना आपको कितना लगता है कि मुश्किल है? क्योंकि वैसे तो आपके जब स्टेज पे आते ही लोगों के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तो हंसाना तो मुश्किल काम है ही जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। रुलाना तो बहुत आसान है। जी। जी। हंसाना बहुत मुश्किल काम है, और जी। आज के इस तनावपूर्ण वातावरण में उसकी आवश्यकता भी ज्यादा है, जी। क्योंकि आदमी के इतने कष्ट खुद के अपने हैं कि जी। वो आपका कष्ट सुनने के लिए नहीं बैठा है। जी। तो वो रिलैक्स होता है, स्वस्थ होता है हंसने से, जी। और अपने तनाव भूलता है। अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए भी तनाव भुला देते हैं, तो यह हमारी उपलब्धि है। जी। आपकी दिनचर्या कितनी व्यस्त रहती है? आप कितने प्रोग्राम्स देश में, विदेश में, कितने ऐसे हास्य सम्मेलन जो आपको जाना ही जाना है साल में, जो बड़े हास्य सम्मेलन रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ बाउंड नहीं होता कि जाना ही जाना है, लेकिन यहाँ व्यस्तता तो चलती रहती है। जी। लेकिन अब तो जैसे जैसे अब मई जून जुलाई, ये 3 महीने थोड़े से हमारे ऑफ सीजन होता है। जी। कारण ये है कि त्योहारों से जुड़ा हुआ मामला है। जी। 3 दिनों कोई त्योहार नहीं है तो कोई कार्यक्रम भी नहीं होता। 15 अगस्त हमारा पहला राष्ट्रीय त्योहार शुरू होता है, तो उसी के आसपास से कवि सम्मेलन शुरू होते हैं। जी। और सर, आपको और वो हरियाणा में भी आपको अवार्ड मिले हैं, अगर हम अवार्ड्स की बात करें, दिल्ली का भी अवार्ड मिला है। अवार्ड्स के बारे में बताइए जरा, आपको कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया है? जो सारे अवार्ड तो याद भी नहीं है, जो लेकिन कुछ मुख्य हैं मुख्य जो जो आपको याद हो। गौरव प्रदान करते हैं। जैसे काका हाथरसी सम्मान मिलना, जी। ये काका हाथरसी ट्रस्ट की तरफ से भी दिया जाता है, तो वहां से मिला। फिर जी। दिल्ली की हिंदी अकादमी ने भी काका हाथरसी सम्मान दिया। जी। फिर गौरव सम्मान, हरियाणा गौरव सम्मान दिया। तो जी। ये कुछ सम्मान जो है, जो जो आपको और अच्छा लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। जी। फिर जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो वो पीएम हाउस में कवि सम्मेलन, 6 साल वो प्रधानमंत्री रहे हैं, और 6 साल वहां कवि सम्मेलन हुआ है। जी। वो कवि सम्मेलन कराते थे, कभी जी। संसद भवन में कराया, कभी उन्होंने अपने घर पर कराया। तो कविता से, क्योंकि वो खुद भी कवि थे, तो कविता से जुड़े हुए थे, तो वहां जो सम्मान मिला वो एक अलग सम्मान, अलग खुशी है। फिर राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी भी कविता के शौकीन थे, तो उन्होंने भी 2 बार कार्यक्रम कराया, तो वहां भी सम्मानित हुए, तो वो खुशी की बात थी। जी। जो हिंदी के जो टीवी पे जैसे जो आते रहे हैं, जसपाल भट्टी जी, या और जो हमारे हिंदी के व्यंगकार हैं, उनसे भी आप प्रभावित हैं, आप मानते हैं? बिल्कुल, जसपाल भट्टी कितने बड़े व्यंगकार थे साहब, क्या जी। क्या करीने से बात कहते थे, कितनी जी। शालीनता से बात कहते थे वो।
जी और कितना बढ़िया कटाक्ष करते थे। जसपाल भट्टी कमाल के हास्य कलाकार थे साहब, कमाल जी के। जी। मैं बहुत आप मतलब वो बहुत सम्मान योग्य हैं वो, तो इसमें कोई शक नहीं। जी, आपकी जो बुक्स पब्लिश हुई हैं उनके बारे में आप बताएं। मेरी वैसे तो एक किताब पब्लिश हुई है फिलहाल, इतना ही, जी और उसके कई संस्करण छप चुके। एक मेरी किताब संपादित है जिसमें मैंने हास्य व्यंग की शिखर कविताएं, जी ये राधा कृष्ण, तो उसमें लगभग 10, 12, 15 कवियों की कविताएं हैं। जी तो वो ये दो ही संकलन है मेरे कविता के, जी और बढ़िया है। पहले तो मैंने खुद छापी थी, जी फिर फिर डायमंड वालों ने ले ली और उन्होंने छाप दी फिर, बस। जी। जो तो स्टैंड अप जी, हाँ, स्टैंड अप क्या। जो हाँ, स्टैंड अप कॉमेडियन आते हैं, मैं आजकल देखता हूँ, तो उनके वो कहते हैं कि जी ये जोक हमारा वहां हमने बोला था और ये उसने वहां से उठाया है, तो क्या ये कॉपीराइट टाइप को रहता है, कोई जोक अगर कोई लिखता है तो? देखिए वैसे जोक पे तो कॉपीराइट कोई होता नहीं। जी कारण ये है कि ये जीवन से जुड़े हुए हैं, जीवन जैसे ऋषि है ना, ऋषि, ये जी चुटकुले तो ऋषि हैं। जी तो लेकिन क्या है कि वो जो कहते हैं वो गलत ही कहते हैं, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी तो अब आए हैं। जी कवि सम्मेलन की परंपरा बहुत, इन्होंने सब माल वहां से उठाया, और जो वाहियातपना करते हैं वही इनका अपना होता जी जी, बिल्कुल दुरुस्त। है। वो इनका अपना मौलिक है। जी और मैंने जितने सुने, कोई एक आध को छोड़ के, जी वरुण ग्रोवर जैसे लोग जो जी शालीनता बरतते हैं, जी बाकी जी तो सब अश्लीलता से ही शुरू होते हैं सर। जी तो बिल्कुल। कई तो लेडी भी आ गई हैं जो सीधा अश्लील वाक्य ही बोलती है शुरुआत में जी ही। तो जी वो बर्दाश्त नहीं होता। जी जी मतलब दादा कोड के टाइप काम जो है वो, आप क्या क्या परोस रहे हो ये भी जरूरी है जानना। जी जी जी। अरुण जी, कोई आपकी कोई रचना जो आप हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनके साथ कोई शेयर करना चाहें, कोई लेटेस्ट कोई आपकी रचना हो? लेटेस्ट मैंने कोरोना काल के बाद एक कविता लिखी थी। जी कोरोना काल के बाद पहला कवि सम्मेलन का जो आमंत्रण मिला, जी तो उस पर एक कविता लिखी मैंने, क्या जी स्थितियां हुई। वो दृश्य कविता है, उसमें आप दृश्य का आनंद ले सकते हैं मेरे संवाद के जरिए। जी कोरोना काल के बाद कवि सम्मेलन का पहला आमंत्रण मिला, तो जी रोम रोम खुशी से खिला। जी मन हो रहा था बेकाबू, जी महीनों बाद एक चुटकी कवि सम्मेलन मिलने की कीमत जी आप क्या जानो प्रभु बाबू। जी तालियां सुने, माइक देखे, जमाना बीत गया, जी ना कहीं गए ना आए, इसलिए पेमेंट पर भी कोई नखरे नहीं दिखाए। जी तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई। जी स्थिति ये थी सर कि मैंने फ्लाइट की टिकट का प्रिंट निकलवाया, 3 दिन तक तो मैं उसी पे लेटा रहा। जी 2 साल हो गए थे कवि सम्मेलन करे हुए। जी तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई, कई दिन तक तो नींद नहीं आई। फिर वो जी दिन भी आ गए जब यात्रा पर निकलना था, कवि मित्रों से मिलना था। जी महीनों से कमरे के कोने में उपेक्षित पड़े सूटकेस को जैसे उठाया, जी तो वो तो मुझसे भी ज्यादा प्रसन्न नजर आया। जी भूल गया सारी शर्मो हया, उंगली की एक छुअन से ही खुल गया। जी अब कपड़े रखने की थी बारी। कपड़ों की स्थिति आप जानते हैं उस वक्त क्या थी। जी कपड़े बेचारे लटके लटके लटक गए थे। जी अच्छा, अलमारी में रखे हुए कपड़े सोच रहे थे कि मालिक है भी या निमट लिया। जी जी अब कपड़े रखने की थी बारी, तो खोल ली अलमारी। शर्ट और पैंट दोनों अकड़ी अकड़ी थी। जी माथे की छोड़ो, पूरे बदन पर त्योरियां पड़ी थी। जी पानी के छींटे और गर्म इस्त्री से उनका बल निकाला और बड़े प्यार से सूटकेस में डाला। जी अब तो सूटकेस खुशी से फूला नहीं समा रहा था। जी एयरपोर्ट पर भी मुझसे आगे आगे जा रहा था। जी काउंटर वाले ने पूछा लगेज, मैंने कहा हैंड बैग है। जी सुनते ही सूटकेस बौखला गया। जी मैं उसे अपने साथ रखना चाहता था, वो ये भी भूल गया। खुशी के साथ साथ गुस्से में फूल गया। जी फूला हुआ सूटकेस देखकर काउंटर वाला बोला, प्लेन छोटा है, ये सामान लगेज में ही जाएगा, गंतव्य पर आपको मिल जाएगा। जी, बहुत बढ़िया। सूटकेस मेरी तरफ देख के सोच रहा था अब आएगा मजा। जी महीनों से कमरे के कोने में पड़ा पड़ा जी इसी ठलवे को तो झाड़ू पोछा लगाते देख रहा था। जी अब अपने दिन भी खिलेंगे, जी अंदर पुराने यार सूटकेस मिलेंगे, जी उनसे बतियाऊंगा, हसीन अटैचियों से नैन लड़ाऊंगा। जी काउंटर के पीछे तरह तरह के सूटकेसों का था हुजूम। जी कुछ धाकड़ थे, कुछ मासूम। कई सूटकेसों की आंखों से तो आंसू बरस रहे थे। कोरोना ने उनके मालिकों को लील लिया था,
अब वो उन हाथों के स्पर्श को तरस रहे थे। जी खैर, उनको अपने हाल पर छोड़ मैं विमान की तरफ बढ़ा और ये सोच के चढ़ा कि गेट पर ही हाथ जोड़े, मुस्कुराहट बिखेरे एयर होस्टेस के सुंदर से चेहरे के दर्शन होंगे। जी पर विमान में घुसते ही निराशा हाथ लगी। पीपी किट पहने, जी चेहरे पर मास्क और शील्ड लगाए जी एक बिजूका टाइप स्त्री खड़ी मिली। जी उसका ये रूप हमने 2 घंटे सहा। जी बिना मतलब घंटी बजाना दूर, प्यास लगने पर भी उसे पानी लाने को नहीं कहा। जी अब गंतव्य पे पहुंचने के बाद का दृश्य। जी लगेज बेल्ट पर मेरा सूटकेस बिल्कुल नहीं शर्मा रहा था। सबसे अंत में एक कमसिन सी अटैची का हाथ पकड़े ठुमकता हुआ चला आ रहा था। जी पास खड़े साथी कवि ने कहा, इनको देख के मन कर रहा है मैं भी सपनों में खो जाऊं। जी ऐसी अटैची का साथ मिले तो मैं भी सूटकेस हो जाऊं। जी बहुत अच्छा, बढ़िया। धुकड़ धुकड़ अब भी कायम थी। कारण ये कि निमंत्रण तो आते थे, फिर फोन आ जाता था कि जी जी 50 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं मिली, इसलिए नहीं करवा पा रहे। जी तो ये डर था कि बाहर जाते आयोजक के नमस्ते आप आ तो गए, कृपया जी अगली फ्लाइट से वापस जाए। जी तो बाहर आते ही आयोजकों ने मालाओं से स्वागत किया। तभी एक ने पूछ लिया, महीनों बाद कवि सम्मेलन करना कैसा लग रहा है? जी मैंने कहा, इस पर आह करूं या वाह, जी मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी नेत्रहीन का विवाह। वाह एक नेत्रहीन की सगाई हो गई, जयमाला हो गई, फेरे हो गए। तो पंडित ने दी बधाई। तो जी नेत्रहीन बोला, काहे की बधाई, मुझे क्या पता तुम सब लोग क्या ड्रामा रच रहे हो। विवाह संपन्न हुआ मैं कैसे जानूंगा? जी जब तक दुल्हन बाहों में ना आ जाए विवाह संपन्न हुआ मैं ना मानूंगा। जी आखिरकार वो क्षण भी आ गया जब सजा हुआ मंच था, माइक था, श्रोता थे। माइक मानो कह रहा था, आज तो तू समूचा खिल गया है। जी और माइक को बाहों में भरा तो यकीन आया, प्रोग्राम सचमुच मिल गया है। जी प्रोग्राम सचमुच मिल गया है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपने इतनी लंबी पोएम याद रखी हुई है। यही आप बहुत नहीं, ऐसा ऐसी तो बहुत सारी कविताएं और जो याद ही है सारी। जी, जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत उम्दा रचना आपकी। आप हमारे जो यंगस्टर हैं, जो कवि बनना चाहते हैं और इन जनरल हमारे जो लोग हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो कवि बनना चाहते हैं उनसे ये कहूंगा कि वो पढ़ें पहले। जी, जैसे जिस रस में वो लिखते हैं उस रस के कवियों को पढ़ें, जी, तो उससे आपकी भाषा सुदृढ़ होगी। जी, जैसे आप हास्य व्यंग लिखना चाहते हैं तो पहले आदित्य जी को पढ़ें, हैं, हरिशंकर परसाई को पढ़ें, शरद जोशी जी को पढ़ें, श्रीलाल शुक्ल को पढ़ें, जी, हैं, अशोक चक्रधर को पढ़ें। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपकी भाषा समृद्ध होगी और आप बेहतर लिख पाएंगे। जी, गीतकारों में दामोदर त्यागी को पढ़ें, मतलब आप नीरज जी को पढ़ें, सोम ठाकुर को, किशन सरोज जी को। तो जी, जब तक आप उस रस के कवियों को पढ़ेंगे नहीं, अगर आप वीर रस लिखते हैं, अगर आपने दिनकर नहीं पढ़ा तो आप क्या लिखेंगे? जी, दिनकर से आपकी भाषा मजबूत होगी। दिनकर को आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कविता की भाषा किसे कहते हैं। क्योंकि गाली देना वीर रस नहीं है, जी, उत्तेजना फैलाना वीर रस नहीं है। जी, वीर रस तो वो है जो आदमी में शौर्य पैदा करे, उत्साह जी, पैदा करे। जी, तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। जी, और जो लोग कविता से नहीं जुड़े हुए, और वो उन दर्शकों के लिए तो यही कहूंगा कि जी जीवन में बहुत तनाव है, हंसो, हंसो, खिलखिलाओ, दोस्तों के साथ हंसी बांटो। क्योंकि जीवन में जो हास्य है वही जीवन में साथ रहता है। क्योंकि आप हंसेंगे तो धरती आपकी है या आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पोंछ दे। बहुत बढ़िया, सही कहा जी, तो बिल्कुल। हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, वही जीवन का सूत्र है जी। कोई भी मुसीबत हो तो आपकी मुस्कुराहट ही उस मुसीबत को दूर कर सकती है। जी, बिल्कुल। आपका बहुत-बहुत आपका शुक्रिया अरुण जी, आपने समय निकाला। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने आपको मतलब जितने यूट्यूब पे आपके वीडियो आए नहीं होंगे, मैं उतने सुन चुका हूँ। अरे धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बड़ा फ़ैन और की रचनाओं का और आपने और समय आपसे निकाला। मुलाकात भी होगी जरूर। जी, ज़रूर, ज़रूर। आपका बहुत-बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ और आपके भविष्य के लिए मेरी ढेरों शुभकामनाएँ हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप हमेशा स्वस्थ रहें और ऐसे ही आप कविताएँ लिखते रहें, हँसाते रहें लोगों को। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आपके दर्शकों को भी प्रणाम। आपके
सारे चैनल से जो जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी प्रणाम। धन्यवाद सर, धन्यवाद।